हेलो गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और उसके अलग अलग तरीके को देखेंगे। एक दो आईएसटी क्यूबी के प्रोग्राम्स को देखेंगे। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं, 1x या तो अब चलती है तो 1.5x या 1.25x या 2x, उससे आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, जल्दी टॉपिक्स खत्म होंगे। इफ यू वांट, अगर आपको स्लो देखना है तो आप स्लो भी देख सकते हैं, तो वट एवर यू आर कंफर्टेबल। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग टेक्निक्स। इन दोनों का ना सेम वर्ड होता है। आईएसटीक्यूबी में जानबूझ के कभी कभार क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करके आपको बोल दिया जाता है कि स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग के टेक्निक्स के चार बताओ कौन से वाले हैं। ऐसे ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के चार कौन से। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है आईएसटीक्यूबी के अंदर, तो आपको इन बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर होता क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर सिंपल वे में आपको क्या करना होता है, कुछ इनपुट देनी होती है और वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, क्या उसके पीछे कोडिंग चल रहा है। तो वो सब आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। तो जब आप बिना कोई एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग के जाने हुए आप इनपुट आउटपुट करते हैं, जैसे नॉर्मल कोई एंड यूजर है जिसको आप एप्लीकेशन देते हो, वो उसको फेसबुक को यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है, करेक्टली वो लॉग इन कर लेता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे कोड बैकएंड पे लिखा गया है। तो सेम चीज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर करी जाती है। आपको कुछ सेंडिंग इनपुट्स करी जाती है, उससे एक्सपेक्ट आउटपुट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हर एक डिजाइन है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट निकालता है। जैसे हमने अब इससे पहले पढ़ा स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में। स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर बिना एग्जीक्यूट करे हम बग्स निकालते थे, करेक्ट। तो सेम चीज हम ब्लैक बॉक्स के अंदर नहीं होता। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये एक डायनेमिक टेस्टिंग है, तो इसके अंदर एक्चुअल एग्जीक्यूशन करी जाएगी आपके टेस्ट केसेस की। तो अब उन टेस्ट केसेस को लिखने के लिए अलग अलग, लिखने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स प्रोवाइड करी गई है। तो टोटल बेसिकली चार तरीके की ब्लैक बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है। पहला आता है आपका इक्विवेलेंस, बाउंड्री वैल्यू, डिसीजन टेबल और स्टेट ट्रांजिशनिंग। तो ये जब चार आप जब पढ़ लेते हो तो आपका क्या होता है कि आपका ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। अब इस चारों को अब हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं अपना इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग से। देखो नाम से पता चल रहा है, इक्वल वैलेंस पार्टीशनिंग। इसका मतलब इक्वली हमने वैलिड और इनवैलिड केसेस को डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया, ग्रुप्स बना दिए। तो वो इक्विवेलेंस पार्टिंग कहलाता है। अगर आप देखो, ये सबसे ना मोस्ट कॉमन टेस्टिंग टेक्निक्स है। अगर किसी को ना भी पता हो तो इनडायरेक्टली बेसिस पे वो कर यही रहा होता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, लेकिन उसको टेक्निक का नाम नहीं पता होता। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के अंदर क्या करता है, हम एक ग्रुप बनाते हैं सिमिलर कंडीशंस को फुलफिल करने वाले, और उसको एक, और उसमें से उस ग्रुप से कुछ भी वैल्यू अगर मान लो मैंने उठाई, वो चीज पूरी की पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये जो एग्जांपल है आईएसटी क्यूबी के अंदर पूछा गया था कि एक एटीएम है, उसकी एक रेंज है मिनिमम 100 और मैक्सिमम 10,000। तो आपको इसका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बतानी थी कि वैलिड कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं। तो इसके ना बेसिकली तीन पार्टीशंस होंगे। एक तो देखो 100 से कम वाला, 100 से 10,000 की रेंज वाला, और 10,000 से, तो बेसिकली आपका एक तो 100 हो गया, 100 से 10,000 वाला, और एक हो गया आपका 10,000 से कम, और एक हो गया 10,000 से ज्यादा। तो ये तीन तरीके के ग्रुप्स बने, एक तो ये वाला ग्रुप, एक इसकी रेंज वाला ग्रुप, और एक विदाउट रेंज वाला। ये दोनों जो ग्रुप बने ये होंगे इनवैलिड ग्रुप, और ये वाला होगा वैलिड ग्रुप। इसमें से अगर आप कुछ भी उठाओगे, मान लो आपने उठाया 50, 50 कौन से वाला ऐड हुआ, इस वाले के अंदर, इनवैलिड के अंदर, तो आपका एटीएम ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर मान लो आपने उठाया 10,500, तो आपने कौन से ग्रुप पे गए, इस पे गए, तो इसके अंदर भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 100 से 10,000 के बीच वाला कोई वैल्यू उठाई, मान लो आपने उठाई 5,000, तो 5,000 एक वैलिड ग्रुप है, तो वो 5,000 के ऊपर आप मान सकते हो कि वो चीज सही चलेगी जो कि पूरी इस रेंज के अंदर चलने वाली है। तो ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का एक मेन पॉइंट रहता है जो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कहलाती क्या है। तो बेसिकली आपने तीन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है इस प्रोग्राम के अंदर। तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं तो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन ही ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जैसे अब इस एग्जांपल के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर आपको दिख रहा है कि एक बैंक है। बैंक है ना, हर अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट पे करता है। मान लो जो 0 से 100 वाले हैं उसको देता है 2%, 100 से
500 वाले हैं 100 से एक ऊपर में, बेसिकली अबव 100, तो उसको देता है 5%। और 500 से जितने भी ऊपर है उसको देता है 10%। तो आपको है ना इसकी रेंजेस बतानी है, तो आप क्या करोगे, एक तो जीरो से कम वाला रेंज निकालोगे जो कि एक इनवैलिड ग्रुप होएगा, एक ये वाला होगा 0 से 100, इसको हम वैलिड वन मान लेते हैं जिसपे 2% मिलेगा। इसी तरह 101 से 500 वाला क्या होएगा, वैलिड टू नाम का एक ग्रुप बना दिया। अब 500 से जो भी ऊपर वाला होगा वो वैलिड नंबर 3 का ग्रुप होगा। तो इस तरीके से आपने चार अलग अलग पार्टीशन बना दिए, और इनमें से कोई भी आप वैल्यू उठाएंगे तो वो सब वैलिड रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है। एग्जांपल नंबर 2 को जैसे हमने समझा, बैंक को मल्टीपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपने सीखा। तो यही चीज मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है कि एक इंटरेस्ट पेड है बैंक कर रहा है 0 से 100 2%, ओवर 100 to 500 इज 5%, अबव 500 इज 10%। तो हमने चार डिविजन कर दिए, एक वैलिड का, तीन वैलिड, वन वैलिड टू वैलिड थ्री के नाम से। लेसर देन जीरो अमाउंट हमारा एक इनवैलिड ग्रुप हो गया और बाकी सब वैलिड ग्रुप हो गए। और डेसिमल अगर ये इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करता है तो इंटीजर वैल्यू, तो आपका जो रेंज है वो 101 से चालू होगी। लेकिन अगर मान लो वो डेसिमल सपोर्ट करता तो 100.01 भी आपका 5% की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो था आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। अब इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का ही एक और एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। देखो, बाउंड्री का मतलब होता है कि बिल्कुल एज वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो एज केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एनालिसिस करना बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहलाता है। तो ये देखो, माना जाता है कि जितने मोस्टली बग्स होते हैं वो एजिस पर जाने के चांसेस होते हैं, तो सेम आइडियोलॉजी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर फॉलो करी जाती है। उसको और तरीके से समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक एटीएम के अंदर मिनिमम 100 से मैक्सिमम 10,000 तक की वैल्यू निकल सकती है। तो क्या करते हैं, बाउंड्री वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो ये है 100, एक उससे लेसर वैल्यू एक मान लो 99 हो गई, एक उससे एक ज्यादा 101 हो गया। इसी तरीके से 10,000 से एक कम 999 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर 10,001 हो गया। तो इस तरीके से ये छह तरीके की हमने पार्टीशन कर दी है। पार्टीशन करे या फिर बाउंड्री वैल्यू निकाली, इसको एक ही चीज बोला गया। तो अब जो 99 है ये आपका इनवैलिड बाउंड्री वैल्यू हो गया, ये दोनों आपके वैलिड हो गए, ये दोनों आपके वैलिड हो गए, और ये आपका इनवैलिड हो गया। तो ये चीज ही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहलाती है कि रेंज का जो भी डिसाइडेड है उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिनिमम रेंज का, ऐसी मैक्सिमम का उससे थोड़ा सा कम और उससे थोड़ा सा ज्यादा और उसके बराबर, ये छह वैल्यूज हम निकालते हैं। तो छह पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर दिया। मिनिमम रेंज -1 मतलब 99 जो कि इनवैलिड कहलाएगा, मिनिमम +1 जो कि वैलिड कहलाएगा, मिनिमम रेंज मतलब जो एग्जैक्ट मिनिमम रेंज के बराबर है वो वैलिड होगा। इसी तरीके से मैक्सिमम रेंज -1 जो कि एक वैलिड होगा, मैक्सिमम रेंज 10,000 एक वैलिड होगा, मैक्सिमम +1 जो आपका इनवैलिड कहलाएगा। तो इस तरीके से आप अपना बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हो, आप है ना बाउंड्री पे निकालने की कोशिश करते हो अपने आउटपुट को। तो ये आपका बेसिकली बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहलाता है। तो आपको अगर इसके अंदर कुछ डाउट लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वैसे तो ये मैंने मोस्टली इजी लिया है, तो इसमें कुछ ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि आपको कुछ डाउट होने वाला है आगे फ्यूचर में भी। तो डिसीजन टेबल आपका थर्ड होता है। अब डिसीजन टेबल के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ना और एडवांस बन जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो बिजनेस रूल्स होते हैं उसके ऊपर मेन फोकस रहकर आप एक टेबल बनाते हो, और उस टेबल के अंदर कुछ सेट ऑफ इनपुट देते हो, फिर वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, वो चीज आपको डिफाइन करते हो। ये बेसिकली आप डिसीजन टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स रिजल्ट क्या करता है, डिफरेंट एक्शंस करता है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस के रूल, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको है ना एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करता है, जिससे डेव के लिए भी आसानी हो जाती है समझना कि क्या रिक्वायरमेंट है, टेस्टर के लिए भी आसानी हो जाती है, बीए के लिए भी आसानी हो जाती है। तो डिसीजन टेबल थोड़ा सा ना मोर बिजनेस परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, काइंड ऑफ यू कैन से रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। जो हर रिक्वायरमेंट के एसोसिएटेड आपने एक टेस्ट केस लिखे हैं, यानी सेम चीज डिसीजन टेबल को ही बोला जाता है। तो दो चीज आप रिप्रेजेंट करते हो कि एक कोई डिसीजन टेबल जब आप बनाते हो तो आपको सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस का नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी कंडीशन है वो सब आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए, और वो सब करने के बाद फिर आप दूसरा स्टेप पे करते हो
ट्रू और फॉल्स, कि ये चीज ये इस डिसीजन को लाई करेगा, ये चीज इस डिसीजन को लाई करेगा। तो ये सब जब आप कर लेते हो तो आपका एक डिसीजन बनने का एक फाइनली इन द एंड एक डिसीजन टेबल बन के तैयार हो जाती है इन द एंड आपके प्रोग्राम के अंदर। तो एक एग्जांपल से ज्यादा समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखो, ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है जो है आपका लॉगिन वाला। ठीक है, एक लॉगिन करा आपने सिस्टम की, उसकी एग्जांपल है ये। अब उसके अंदर आपको पता है, देखो फॉर एक लॉगिन सिस्टम को यूजर नेम और पासवर्ड चेक करने के लिए आपको कंडीशंस है, ये बेसिकली ये आपके कंडीशन है। तो दो कंडीशन है, आपको लॉगिन पेज की टेस्टिंग करनी है, तो दो कंडीशन फुलफिल होगी। अगर मान लो यूजर नेम वैलिड रहेगा तो क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा तो क्या होगा। तो एक्शन वन जब अलाउ लॉगिन कब होएगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, करेक्ट। और डिनाई लॉगिन कब होगा, जब इनमें से कोई भी एक फेल होगी। तो वो सब आपको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना डिसीजन टेबल कहलाता है। तो अब एक इसका डायग्राम देख लेते हैं कि क्या मैं हमारी डिसीजन टेबल बनेगी इस चीज की, दो कंडीशंस की और दो सर्टेन एक्शंस की। तो आपको कंडीशंस पता लग गई है। कंडीशन पता लगने के बाद बस आपको एक टेबल बनानी होती है। वो टेबल इस तरीके की आपको दिखाई देगी। देखो अब साफ साफ पता लग रहा है कि कंडीशन वन हमें पता है यूजर वैलिड, कंडीशन टू पासवर्ड करेक्ट की, और एक्शन वन हमारा लॉगिन करेगा, एक्शन टू हमारा डिनाई करेगा। अगर मान लो दोनों चीज करेक्ट है तो क्या होगा, लॉगिन होगा और डिनाई नहीं होगा। और अगर मान लो यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो आपको क्या होगा, डिनाई को ट्रू होगा और लॉगिन आपको लॉगिन नहीं करने देगा। सिमिलरली अगर आपको यूजर नेम इन गलत है, पासवर्ड आप सही डाल देते हो, तो भी सेम लॉजिक रहेगा, डिनाई कर देगा और लॉगिन नहीं करने देगा। जब दोनों ही गलत डाल देते हो तो भाई साहब लॉगिन नहीं करने देगा, डिनाई करेगा। तो ये आपने एक कंडीशंस का यूज करके, सर्टेन कंडीशंस का यूज करके और सर्टेन एक्शन का यूज करके एक टेबल फॉर्म करी, उसको बोलते हैं डिसीजन टेबल। तो ये अब बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि डिसीजन टेबल हम कैसे जनरेट करते हैं। अब जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे अलग अलग डिसीजन टेबल्स रिप्रेजेंटेशन हम बनाते रहते हैं। अब फोर्थ है हमारा स्टेट ट्रांजिशंस। देखो इसका मतलब है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांजिशन करना, जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो स्टेट ट्रांजिशन कहलाता है। तो मैंने ना एक एग्जांपल के थ्रू वही लॉगिन वाला एग्जांपल ही लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है इजीली समझने के लिए, वन टाइमर के लिए। तो स्टेट ट्रांजिशन के अंदर क्या करते हैं, जब सिस्टम को पता होता है कि कौन से स्टेट्स होने वाले हैं और कैसे वो चेंज करेगा एक स्टेट से अंदर बाय रूल्स, रूल्स का मतलब है कि सर्टेन एक्शंस, तो उसको बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन। तो जैसे एक लॉगिन स्क्रीन का एग्जांपल है, अगर मान लो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैंने करेक्ट भेज दिए तो होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट स्टेट। अगर मान लो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गड़बड़ भेज दी और फिर उसके बाद सही भेजा, तो फिर वो इस वाली स्टेट के अंदर आएगा। अब मान लो कि सेकंड अटेम्प्ट फिर भी गलत हो गया, तो वो सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करेगा, सेकंड में अगर वो सही कर देता है तो पास हो जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट में फिर क्या रहेगा, सेम इस तरीके से, अगर वो सही करता है तो पास। अगर थर्ड अटेम्प्ट के बाद लास्ट अटेम्प्ट है उसके बाद हम क्या देंगे, अकाउंट आपका लॉक कर दिया गया है। तो ये एक और अलग से स्टेट है। तो मैंने अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंटेशन किया है एक डायग्राम के फॉर्म में। तो ये आपका स्टेट ट्रांजिशन कहलाता है। अब इस स्टेट ट्रांजिशंस को हम एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में और यू कैन से टेबुलर फॉर्म में समझेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको और ज्यादा समझ आएगा। तो चलो एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं इसी प्रोग्राम को। तो देखो, अब हमने देखा बेसिकली, अब है ना अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, राइट। कि सबसे पहले तो एक स्टेट वन है लॉगिन स्क्रीन, जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड हम एंटर करने वाले हैं। तो उसके अंदर तो वैलिड पासवर्ड वैलिड इनवैलिड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये नॉट एप्लीकेबल बन गए। अब दूसरी स्टेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपके पास आता है, सेकंड अटेम्प्ट आता है, थर्ड अटेम्प्ट आता है, होम पेज आता है और अकाउंट लॉक्ड होता है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेट टू है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टेट थ्री सेकेंड अटेम्प्ट है हमारा स्टेट थ्री, थर्ड अटेम्प्ट स्टेट फोर, होम पेज जब लॉग इन हो जाएगा तो स्टेट फाइव, अगर अकाउंट लॉग हो जाता है तो स्टेट नंबर सिक्स, और मेन होम पेज नंबर वन। अब क्या होता है लॉगिन पेज के अंदर, मान लो मैंने वैलिड पासवर्ड डाल दिया, मतलब सब चीज सही चली, तो क्या होगा, वो स्टेट वन से किस पे जाएगा, स्टेट टू से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जब करेक्ट डाल देंगे तो वो जाएगा स्टेट नंबर फाइव के अंदर, राइट। वो आपका होम पेज को लॉगिन कर देगा। लेकिन अगर मान लो गलत कर देते हैं, तो गलत करने के बाद क्या होगा, अब वो किस पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा जो कि सेकेंड अटेम्प्ट ट्रायल है, तो स्टेट नंबर थ्री पे मूव कर गया।
अब स्टेट नंबर 3 से अगर मान लो सही जाता है तो फिर तो होम पेज लॉगिन हो जाएगा, तो मतलब स्टेट नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वही गलत कर देता है तो नेक्स्ट स्टेट पे जाता है, जो कि थर्ड अटेम्प्ट वाली, जो कि स्टेट नंबर 4 है। और स्टेट नंबर 4 से अगर मान लो सही डाल देता है तो होम पेज पे दोबारा लॉगिन कर लेगा, तो स्टेट नंबर 5 है। अगर अभी भी गलत कर देता है तो अकाउंट आपका लॉक हो जाएगा, तो वो स्टेट नंबर कौन सा 6 पे मूव करेगा, जो कि अकाउंट लॉक। तो ये आपका स्टेट ट्रांजिशन का हमने एक डायग्राम सीखा। तो है ना, ये एक बिल्कुल सिंपल वे में हमने समझा स्टेट डायग्राम को। एक आईएसटीक्यूबी का एक प्रोग्राम और देख लेते हैं जो इंटरव्यू में पूछा गया था लोगों से। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो स्टेट ट्रांजिशन का आईएसटीक्यूबी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो एक बल्ब दे रखा है जो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जब स्टेट 1 है ऑफ स्टेट, स्टेट 2 है ऑन स्टेट, स्टेट 3 है फोल्ड स्टेट। एक बटन ऑन ऑफ करा जा सकता है, तो मतलब स्टेट 2 से स्टेट 1 मूव कर सकता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 मूव कर सकता है, मतलब ऑन ऑफ करा जाता है। और स्टेट 2 से जब वो ऑन हो जाए, तो अगर उसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो वो स्टेट नंबर 3 पे जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट नंबर 3 से वो किसी भी दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकता, वो लूप जा रहा है दोबारा से, वो स्टेट नंबर 3 पे ही रह रहा है। तो आपको इसमें से एक इनवैलिड केस निकाल के देना था इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का ऑप्शन देख के। तो आपको ना 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो कि ये है। इनमें से बताना कि कौन सा एक ऐसा इनवैलिड केस है जो इस स्टेट ट्रांजिशन को ट्रू करता है। अब देखो ऑफ से ऑन, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है इस डायग्राम के अंदर, तो ये आपका वैलिड केस बन गया। ऑन टू ऑफ, मतलब स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, तो ये भी आपका एक वैलिड केस हुआ। अब फोल्ड से ऑन, फोल्ड से क्या ऑन जा सकता है? वो आपको ऐसा फ्लो दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपका एक इनवैलिड केस हो गया। अब ऑन टू फोल्ड, ऑन टू फोल्ड भी गया है, तो ये भी आपका वैलिड केस हुआ। तो इनडायरेक्टली बेसिस पे आपका कौन सा ऐसा आंसर हुआ जो इनवैलिड होएगा, आईएसटीक्यू में पूछा गया तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को है ना मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल वे में आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखा है, उसको पढ़ते हैं, उसको समझ आ जाएगा आपको कि मैंने क्या अभी तक इजीली एक्सप्लेन किया है। तो चलो उस स्टेट को समझते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा, आपको पता है फॉल्ट आपका ऑन है। एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है कि ऑप्शन 1 2 और 3 वैलिड केसेस है, क्योंकि ट्रांजिशन अकर हो रहा है बेस्ड ऑन द डायग्राम। ऑप्शन 3 इज नॉट अ वैलिड बिकॉज ट्रांजिशन आइदर इज ऑन टू फोल्ट और फोल्ड टू फोल्ड और नॉट फोल्ड टू ओपन। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन द स्टेट ट्रांजिशन। तो ये तो था बिल्कुल आपका कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ISTQB के प्लेलिस्ट, तो आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, कमेंट कर सकते हैं क्या आपको कुछ डाउट वगैरह रहता है। और मुझे इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी थोड़ा बहुत एक्टिवली चीजें डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।